नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रपति। तो आज इस टॉपिक में हम सारे पॉइंट्स को एक साथ डील करने का और समराइज करने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी एग्ज़ाम है, जिसे जो है आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, या फिर जो है बिहार दरोगा है, या एसआई रेलवे, मतलब कहने का मतलब एसएससी और रेलवे, तो ये सारे एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन पर मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए, और साथ साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे जो है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं कौन सा टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले इसके इलेक्शन मेथड की चर्चा में करता हूं। इलेक्शन मेथड से क्वेश्चन जो है आते हैं, तो जरा देखिए जो है भारत के राष्ट्रपति की बात अगर किया जाए तो इसके जितने भी इलेक्शन मेथड है मेनली जो है आपका क्या है, आर्टिकल 54, 55 क्लॉज 2 और आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में इसकी चर्चा की गई है। मैंने इसके फॉर्मूले की भी चर्चा की गई है। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 54 क्या कहता है। 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग सब भाग ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे जो है आप लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जो भी 18 वर्ष के लोग हो गए हैं या उससे अधिक के हैं तो वो भाग लेते हैं ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं। वो जो है क्या होते हैं, एक निर्धारित जो है जो मानक को पूरा करते हैं वही जो है भाग लेते हैं। तो इसलिए जो है उनके चुनाव में थोड़ा जो है क्या है, अंतर है। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और कौन कौन भाग लेता है उसी को हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। और उस परिस्थिति में जो है ये देखा जाए तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, जो नामित सदस्य होते, मनोनीत सदस्य होते, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा जो है जितने भी विधानसभा हैं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें जो है एक बात यह है कि जिसे दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और क्या कहते हैं पुडुचेरी, इस दोनों को के लिए जो है इसको ये कहा जाए कि 70वां जो संविधान संशोधन था इसके विधानसभा को भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, इसके जो है एमएलए को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से ये सभी निर्वाचित, ये सीधे सीधे आप कहा जाए कि जितने भी निर्वाचित एमपी हैं और जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं, जिन जिन राज्यों में विधानसभा है, सब मिल करके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति का जब ये होता है, मतदान होता है, तो उसमें जो है ये देखना है कि ये वास्तव में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जिसे हम लोग भाग लेते हैं लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में, तो उस परिस्थिति में जो है एक व्यक्ति एक मत देता है। लेकिन यहां पर जो क्या है कि यहां पर जो है जितने भी कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार एक मतदाता उतना वोट देगा। जिसे मान लीजिए जो है एक कैंडिडेट है, माने 2 कैंडिडेट है तो एक मतदाता 2 वोट देगा, 4 कैंडिडेट है तो 4 मत देगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं अर्थात जो सदस्य होते हैं, उनके मत की गणना नहीं होती है, बल्कि वो कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात कितनी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी गणना होती है। इसलिए मत मूल्य निकाला जाता, और मत मूल्य की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 55(2) में किया गया है। तो अब जरा देखिए जो है एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एक एमएलए का मत मूल्य जो होगा राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, तथा जो है ये कहा जाए कि उस कुल जनसंख्या में हम उस राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या से भाग दे देते हैं। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित एमएलए की संख्या ही इसमें जो है ये भाग लेंगे, तो उसमें भाग दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम 1000 से इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ताकि जो है इस तरह की बातें सोची गई कि यदि जो है
छोटे राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो उस परिस्थिति में जो है अनुपातिक रूप से थोड़ा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बड़े राज्यों की जनसंख्या। तो इसी परिस्थिति में छोटे राज्यों के साथ भी एडजस्ट हो सकेगा। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एमएलए का जो है ये जितना भी जो मान लीजिए मत मूल्य निकालना है, एक एमएलए का मत मूल्य पहले निकाल लेते हैं और उसी अनुसार जो है अन्य एमएलए के बारे में सोच लेते हैं। अब जैसे बिहार के एमएलए का जो है, तो उस परिस्थिति में हम बिहार के एमएलए का मत मूल्य निकालेंगे। उसी प्रकार जो है मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश का, उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश का, ये अलग अलग जो है जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के एमएलए का अलग अलग मत मूल्य निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला के अनुसार। दूसरी बात है, एक बात याद रखिए कि यदि इसमें से शेष जो है क्या हो, इसमें शेष यदि जो है 500 या उससे अधिक हो तो प्रत्येक एमएलए के मत मूल्य में एक अतिरिक्त मत जोड़ देते हैं। कितना मत जोड़ देते हैं, एक अतिरिक्त मत जोड़ देते हैं। तो ये आपका जो है क्या हो गया, एमएलए का मत मूल्य निकालना। दूसरी बात है कि अब हम क्या करते हैं, एमपी का मत मूल्य निकालते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो भी जो है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात एमएलए हैं, उनका सबका मत मूल्य जोड़ देते हैं। अब देखिए जरा फॉर्मूला में, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए के मत मूल्य का योग बटे लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या जो से हम भाग दे देते हैं तो ये जो है क्या होता है, एक एमपी का मत मूल्य निकल आता है। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी अन्य जो है अंकों से, जैसे इसमें 1000 से भाग दे तो इसमें किसी चीज से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका जो है एमपी का मत मूल्य निकालने का तरीका है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 55(3) में मतगणना पद्धति बताई गई है। यद्यपि ये लिखा है इस तरह से मतदान होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, अनुच्छेद 55(3) ये मतगणना पद्धति है। ठीक है, और इसमें कहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। जरा देखिए जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो एक बात यह है कि ये जो है वास्तव में अप्रत्यक्ष मतदान के लिए, और दूसरी बात है कि इसमें एक बात ये कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो इस मतदान के माध्यम से जो है निर्वाचित होगा तो निर्वाचित सदस्यों को जो है कुल मत का 50% + 1 मत हासिल करना होगा। बिना इतना मत हासिल किए हुए जो है व्यक्ति का इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उस परिस्थिति के लिए जो है क्या कहा गया कि कोटा का जो की प्राप्ति, अर्थात जो है निर्वाचित या जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत चाहिए, 50% + 1, और इसे क्या कहा जाता है, कोटा। और कोटा का एक सूत्र डाला गया, डाले गए वैध मत बटे पद की संख्या +1 और होल का +1। अब जरा देखिए इसमें जो है एक बात है कि ये वास्तव में डेविड हेयर ने, ब्रिटेन का एक जो है व्यक्ति था, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञाता था और उसका नाम था डेविड हेयर, और उस व्यक्ति ने ड्रूप फॉर्मूला बनाया था। कौन सा फॉर्मूला बनाया था, ड्रूप फॉर्मूला बनाया था। और ये ड्रूप फॉर्मूला वास्तव में क्या है, कम से कम 2 पदों के लिए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कितना पद है, 1 पद है। तो वैसी परिस्थिति में जो है यहां पर जो है थोड़ा सा इस फॉर्मूले में संशोधन कर दिया गया, और फॉर्मूला में संशोधन ये कर दिया गया कि जितना भी पद की संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया गया और +1 ये कर दिया गया। आप देखिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर लीजिए तो हमेशा जो है कोटा की प्राप्ति होगी, अर्थात जो है 50% + 1 होती है। दूसरी बात यह है कि एक और बातें इसमें कही गई है, वो बातें ये कही गई है कि जैसे जो है आपका जो है यदि कोटा प्राप्त नहीं हो तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाएगा। यानी अगर किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए जो निर्धारित है 50% + 1, यदि इतना प्राप्त नहीं हुआ हो तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम, उस परिस्थिति में एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाएंगे। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब यह है कि हम जो सबसे कम
जो सबसे कम जो है व्यक्ति माने प्रत्याशी मत प्राप्त किया हो उसको मतगणना से बाहर कर देते हैं। और उसके जो है दूसरी पसंद का जो वोट्स होता है उन वोट्स को हम क्या करते हैं अन्य जो प्रत्याशी में जो ऑलरेडी जो है आगे बढ़ चुके हैं उनमें जोड़ देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक क्या हो ये कोटा प्राप्त ना हो जाए। तो इस तरह से ये कहा जाए कि वास्तविक रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव का फॉर्मूला अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। और ये क्या है, ये सहायक प्रणाली है। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है नंबर 1 जो है प्रत्यक्ष मतदान से, नंबर 2 अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, नंबर 3 जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस 4 में चुनना चाहें तो उसका ये होगा उत्तर कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। और यदि एक से अधिक उत्तर चुनना पड़े तब ये और ये दोनों होगा। तो कुल मिलाकर के जो ये कहा जाए, और साथ साथ एक बात और भी है कि यदि जो है ये कहा जाए कि जैसे जो है आपका क्या है, जैसे अप्रत्यक्ष मतदान भी अगर उसमें दे दिया जाए तो 3 विकल्प हो जाएंगे सही। ठीक है। तो ये आपका जो है चुनाव पद्धति है। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर, और उसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रपति को हटाने अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अब एक बात ये मैं बताऊं कि शक्तियां का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो है वो जिसे जो है बॉडी बिल्डर वाला शक्तियां और ये सब शक्तियां जो है, इसका मतलब यह समझिए आप कुल मिलाकर के कि जो कलम की शक्ति होती है, ठीक है, कलम की शक्तियों के बारे में जो है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति वास्तव में जो है एक सबसे पहली बात है जो है जो जानकारी की आवश्यकता है वो अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। राष्ट्रपति जितना भी काम करेगा, राष्ट्रपति जितना भी काम करेगा वो वास्तव में जो है क्या होगा, वो जो है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। किसकी सलाह के अनुसार? मंत्री परिषद। अब राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अलंकारिक प्रधान करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुख्य कार्यपालक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वास्तव में जो है अब देखिए, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो वो जो है खुद काम नहीं करके बहुत सारे लोगों को जो है क्या करते थे, नियुक्त कर देते थे। लेकिन यहां पर जो है चूंकि राजा महाराजा वाली बात है नहीं, संवैधानिक बातें हैं और लोकतंत्र है, तो उस परिस्थिति में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक देश में क्या होता है, मुख्य कार्यपालक होता है जिसे जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। और ये अलंकारिक रूप से प्रधान होता है। अलंकारिक रूप से मतलब क्या, खूब शोभा सुंदर बढ़ा दीजिए उसको जो है, और उसके बाद जो है उसका कोई विशेष काम ही नहीं। वो सारा काम किसकी सहायता से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से करता है और इसकी सहायता से करता है। इसके अतिरिक्त इसको और भी बहुत सारे लोग असिस्ट करने के लिए होते हैं जिनको हम अधीनस्थ कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि राष्ट्रपति जो है कभी कभी स्वयं अर्थात स्वविवेक के निर्णय, स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है कभी कभार, और अन्यथा जो वो किसकी सहायता से करेगा, कार्य अधीनस्थों की सहायता, जिसमें मंत्री परिषद और इसके हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है सीएजी का भी इस्तेमाल करता है, जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल करता है राष्ट्रपति। तो सारा काम जो उसी के नाम से होता है। लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में जो है बृहत आधार पर जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला है कार्यपालिका शक्ति। सबसे पहला क्या है, कार्यपालिका शक्ति। और इस शक्ति का मतलब क्या होता है सो देखिए, जिसे नियुक्ति संबंधी जो अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के, उसको हम कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। कार्यपालिका शक्ति मतलब नियुक्ति संबंधी अधिकार। और इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का करेगा और उसके बाद मंत्री परिषद का, किसका करेगा, मंत्री परिषद का के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
इसके बाद जो है जितना भी मान लीजिए राज्यपाल है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूटी कहते हैं, इसके उपराज्यपाल हो गए या कमिश्नर हो गए या प्रशासक हो गए, तो इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरी बात यह है कि सीएजी हो गया आपका, सीएजी के बदले बाद जो है मान लीजिए आपका अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। तो महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद आयोग में आप जरा देखिए, चुनाव आयोग हो गया, प्लस जो है वित्त आयोग हो गया, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओबीसी आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, भाषागत अल्पसंख्यक आयोग, इन सब के भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और ये कार्यपालिका शक्ति है। दूसरी बात है कि भारत सरकार जितना भी समझौता करेगी, चाहे विदेश से करे चाहे अपने देश में करे, ठीक है, या संपत्ति का ट्रांसफर करेगी, ये सब किसके नाम से करेगी? ये सब के सब जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम से करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो क्या है? अगला है विधायी शक्ति। बातें जो है समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है सबसे पहली बातें मैं बताऊं कि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यानी अगर देखा जाए, जिस तरह सरकार के 3 भाग होते हैं, सरकार के कितने भाग होते हैं? सरकार के 3 भाग होते हैं, एक विधायिका होता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। उसी प्रकार भारत की संसद के भी क्या है? 3 भाग हैं। कौन कौन है? एक लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस हैसियत से जितना भी विधेयक जो है पारित होगा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, इस सारे विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। उसको अधिनियम कहते हैं। यानी विधेयक पर जब तक मुख्य कार्यपालक का सिग्नेचर नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता, तब तक वो अधिनियम में बदल नहीं सकता, अर्थात उसको लागू नहीं कर सकते कानून के रूप में। तो इस हिसाब से ये क्या है? विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है ये एक प्रमुख चीज है। दूसरी बात है कि संसद की बातें अगर देखा जाए तो संसद के जो सत्र होते हैं, इस सत्र का जो है क्या होता है? आह्वान यानी बुलाना, सत्र का बुलाना, 17 अवसान यानी समाप्ति करना, ठीक है, और प्लस लोकसभा का जो विघटन होता है, ये 3 काम जो है कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है ये तीनों काम किए जा सकते हैं। यानी सत्र को बुलाना, 17 अवसान की घोषणा करना अर्थात समाप्ति की घोषणा करना, और लोकसभा के विघटन की घोषणा, ये तीनों राष्ट्रपति। लेकिन एक बात और है कि एक स्थगन भी हो सकता है, सदन का जो है स्थगन। ये स्थगन जो है क्या होता है? ये स्थगन की बातें अगर किया जाए तो ये पीठासीन अधिकारी, अर्थात जिसे लोकसभा में जो है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो संचालक होता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। और राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है, और साथ साथ उपसभापति भी होता है। तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी ये हो गए। तो समय समय पर जो है ये क्या करेंगे? स्थगन करते रहेंगे। और यह स्थगन 2 तरह का होता है। एक मान लीजिए जो है अगली तिथि निर्धारित करके, यानी निश्चित काल के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित काल। दूसरा क्या होता है? अगली तिथि निर्धारित किए बगैर हम उसको माने लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का जो मान लीजिए आपका माने जो पीठासीन अधिकारी जो संचालन कर रहा है, बिना अगली तिथि अगला समय जो है निर्धारित किए स्थगित कर दिया। तो जैसे लोकसभा हम देखेंगे या राज्यसभा में शोर शराबा विपक्ष के नेता करते रहते हैं, तो उस परिस्थिति में जो है ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि बिना जो है तिथि निर्धारण के, तो उसे अनिश्चित काल के लिए कहते हैं। और इसके लिए एक विशेष शब्द दिया गया है, उसको कहते हैं साइन डाई। उसको क्या कहते हैं? साइन डाई कहते हैं, ठीक है। ये विशेष जो है स्थिति है। दूसरी बात है कि एक बातें मैं आपको बताऊं कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में एक शब्द का उपयोग किया जाता है लेमडेक्सेशन। लेमडेक्सेशन
अर्थात जो है लंगड़ा बत्तख सेशन। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव वहां क्या हो जाता है, लगभग जो है आपका नवंबर दिसंबर तक होते होते हो जाता है, ठीक है, 4 साल के अंतराल पर। लेकिन राष्ट्रपति जो है कम से कम मान लीजिए जो है अगले साल जनवरी जो है फरवरी तक रहते हैं बने हुए। तो एक जो व्यक्ति जो है जीता हुआ राष्ट्रपति है, वो व्यक्ति जो है वेट करता रहता है कि वो जब उसका कार्यकाल खत्म होगा तो ये करेगा। और दूसरा व्यक्ति जो है जो हारा हुआ है वो ऑलरेडी जो है उस समय प्रेसिडेंट पद पर होता है। तो हारे हुए व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के पद पर होते हैं उसके सेशन को लंगड़ा बत्तख सेशन कहते हैं, क्योंकि जो है वो उस परिस्थिति में कोई विशेष वो निर्णय नहीं ले पाता था, इसलिए उस सेशन को क्या कहते हैं, लेम डक सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सदन का स्थगन का जो है हो गया। दूसरी बात है कि विधायी शक्ति में एक प्रमुख शक्ति भी आती है, वो उस पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति की एक जो है प्रमुख शक्ति है सदन को संबोधित करना। क्या करना? सदन को संबोधित करना। ठीक है, और यह सदन को संबोधित 2 अवसर पर अवश्य करेगा। ठीक है, पहला कौन सा अवसर होगा? तो प्रत्येक वर्ष का जो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सेशन होगा, प्रथम सत्र होगा। ठीक है, प्रथम सत्र में ये करेगा। और दूसरी बात है कि लोकसभा का जब विघटन हो जाए, विघटन हो गया, उसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ और जब इसकी प्रथम बैठक होगी, ठीक है, प्रथम बैठक होगी तो वो अवश्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति जो है 2 अवसर पर, और जनरली ये संयुक्त अधिवेशन के लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य बैठते हैं तो उसमें करते हैं। ठीक है, तो एक तो नई लोकसभा का गठन हो और उसके प्रथम बैठक को संबोधित करेगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र जो होता है, और उसको जो है सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं, बजट सत्र भी कहते हैं। ये जनरली जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है। तो इस तरह से 2 जो है अवसर पर अवश्य करेगा। इसके अतिरिक्त जो है एक बात मैं बताऊं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये सदस्य किस में से होने चाहिए? ये सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कला, विज्ञान और साहित्य, समाज सेवा से होना चाहिए। एक बात यहां ध्यान देना है कि राज्यपाल को भी इस तरह की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल जो है एक अतिरिक्त और भी क्षेत्र है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां कहते हैं, उससे भी कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, विधान परिषद में। लेकिन राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों से ही मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो ये स्थिति है आपके ये राष्ट्रपति के विधायी शक्ति की। अब नेक्स्ट अगला जो शक्ति है, बड़ा इंपॉर्टेंट शक्ति, वो है आपका क्या? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। और वित्तीय शक्ति का मतलब यह होता है कि जैसे जो है अनुच्छेद 112 और प्रत्येक वर्ष, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति संसद में वार्षिक, यानी इसको कहा जाए कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। कौन सा विवरण? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 112 में है। और लोकप्रिय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। एक बात मैं बताऊं कि बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सबसे पहले बजट जो आया है उसका इतिहास जान लीजिए। ये फ्रांस का शब्द है और फ्रांस में चमड़े के थैले में पहली बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसको बॉगेट कहा गया। क्या कहा गया? बॉगेट कहा गया। दूसरी बात यह है कि जैसे जो है ये जो है शब्द जो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल शब्द आया है ब्रिटेन के एक अखबार के कार्टूनिस्ट ने जो है शब्द लिखा था बजट, और उसने लिखा है बजट हैज बीन प्रेजेंटेड। तो बजट शब्द वास्तव में वहीं से आया है।
लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश देशों में बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया जाता, जैसे भारत में भी नहीं किया गया। तो वित्तीय शक्ति वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है ये जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 280 के बारे में जो है बहुत बार पूछा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है क्या है, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? वित्त आयोग का, अर्थात इसके सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा और साथ साथ ये वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसे संसद में प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये वित्तीय शक्ति हो गया। नेक्स्ट आपका न्यायिक शक्ति क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को न्यायिक शक्ति दी गई। तो न्यायिक शक्ति का मतलब ये देखिए कि ये जो है जैसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे दिया गया और पनिशमेंट देने के पश्चात जो है क्या है कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि वह व्यक्ति जो है क्या करता है, राष्ट्रपति के समक्ष जो है क्षमा संबंधी अपील करता है, या राज्यपाल का यदि राज्य संबंधित विषय है तो राज्यपाल के समक्ष कर सकता है। तो उस परिस्थिति में इस दोनों को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को लगभग क्षमा संबंधी अधिकार लगभग समान है, जिसे क्षमा हो गया, प्रविलंबन हो गया, विराम हो गया, परिहार हो गया और लघुकरण। लघुकरण मतलब जो है एक तरह से कहा जाए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना। विराम का मतलब समझिए जो है जो कठोर कारावास है उसको क्या करना, हल्का कारावास में, जैसे बूढ़े लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए गर्भवती स्त्री के लिए, तो उसे विराम की सजा जो है अर्थात कठोर कारावास नहीं दी जा सकती है। और दूसरी बात है कि प्रवलंबन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि कुछ समय के लिए सजा को स्थगित कर देना। और क्षमा का मतलब क्या होता है, क्षमा मतलब पूर्णतः सजा से मुक्त कर देना। और एक और शब्द है आपका परिहार, तो सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है क्या करना, उसमें जो है एक तरह से ये कहा जाए सजा थोड़ा कम कर देना। तो ये पांचों अधिकार जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के तहत अगर देखा जाए तो दो ऐसे अधिकार हैं जिसका उपयोग राज्यपाल नहीं कर सकता। एक पहला यह है कि मृत्यु दंड को क्षमा में परिवर्तित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, इसके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सेना न्यायालय, जिसको कोर्ट मार्शल भी कहते हैं, सेना न्यायालय, इससे संबंधित कोई भी जो है मान लीजिए ये दिया गया है, अर्थात जो है क्या कहते हैं इसका निर्णय आया हो, तो उस परिस्थिति में उस पर जो है क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, न्यायिक अधिकार हो गए। दूसरी बात यह है कि जैसे जो है सैनिक अधिकार के तहत देखा जाए तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। पहले जो है सीधे सीधे जो है क्या होते थे, राष्ट्रपति और क्या कहते तीनों सेनाओं के जितने भी जो है ये कमांडर होते थे उनके बीच जो है सीधा संबंध होता था। वर्तमान में क्या हो गया, एक सीडीएस जो है चीफ डिफेंस स्टाफ को जो है ये किया गया है ताकि तीनों सेनाओं में क्या किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है, और इसी हैसियत से सेना न्यायालय के जो फैसले होते हैं उनको बदलने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला है राजनयिक अधिकार। तो राजनयिक कहते किसको है, राजनयिक का मतलब जो है जिसे राजदूत हो गया, या मान लीजिए राजदूत के जितने भी जो है सहायक होते हैं जो विदेशों में जो है भारत की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। और उस परिस्थिति में जो है मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी लोग जो है नियुक्त होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से। और विदेश से भी राजदूत अगर आएंगे तो अपना प्रमाण पत्र किसको प्रस्तुत करेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को। तो ये शक्ति जो है क्या होती है, राजनयिक शक्ति कहलाती है। अब नेक्स्ट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो अनुच्छेद 108 है। अब 108 का मतलब क्या है, सो जरा देखिए।
जिसे ये जो है संयुक्त बैठक की बात करता है। ये क्या करता है? संयुक्त बैठक की बात करता है। और इस संयुक्त बैठक हो कैसे सकती है? तो आप जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में कई बार जो है क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाती है, मतलब जो है आपस में जो है मतभेद हो सकता है। जिसे मान लीजिए एक विधेयक किसी एक सदन से पारित किया गया, ठीक है, ये सदन यानी मान लेते हैं कि लोकसभा से ही पारित हुआ और ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा इसे पारित करने से सीधे इनकार कर दिया या 6 माह तक पारित नहीं किया, या मान लीजिए कोई संशोधन कर दिया, ठीक है, और इस संशोधन को लोकसभा मानने के लिए तैयार नहीं। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, पहले राज्यसभा पारित करे और यही बात लोकसभा कर दे, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर जो है क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुला सकता है। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का पहला अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। किसका है? अध्यक्ष का है। अगर ये नहीं है तो उस परिस्थिति में उपाध्यक्ष का है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया। और ये भी नहीं है तो राज्यसभा के जो है उपसभापति ये करते हैं। और ये तीनों नहीं है तो ऐसे सदस्यों के द्वारा किया जाएगा जो तत्कालिक रूप से क्या हो, एक वरिष्ठ सदस्य को जो है जब सब सदस्य मिलकर के क्या करते हैं, चुन लेते हैं, तो उन सदस्य उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है। और दूसरी बात है, संयुक्त बैठक में एक बात ध्यान रखना है कि किस किस विधेयक को पारित किया जा सकता है, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक छोड़ करके, धन और प्लस संविधान संशोधन, इस दोनों विधेयक को के लिए संयुक्त बैठक नहीं। और शेष जितना भी है, मान लीजिए जैसे साधारण विधेयक हो गया और अन्य वित्त विधेयक हो गया, उसके लिए अनुच्छेद 108 लागू होता है। और इसमें वही भाग रखे जाते जो विवादास्पद भाग को पारित करवा लिया गया। इसका मतलब ये मामला सुलझ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है आपका क्या है, अनुच्छेद 123 है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का उपयोग करता है। किस पावर का उपयोग करता है? अनुच्छेद 123 के तहत ये आपका अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अध्यादेश की शक्ति। अब देखिए ये है क्या, वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। ये क्या है? कानून बनाने की शक्ति। अब जैसे सपोज मान लीजिए दो सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। तो दोनों सदन क्या हो, बैठक में ना हो, या कम से कम एक ही सदन जो बैठक में ये ना हो या अथवा ये ना हो, तो दोनों में से एक सदन भी बैठक में ना होता है यदि, और तत्कालिक रूप से जो है कानून बनाना क्या हो, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। ठीक है, और ये अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाया जाता है वास्तव में ये अस्थायी होता है। ठीक है, एक बात और भी मैं बताऊं कि संविधान संशोधन विधेयक अथवा मूल अधिकार के संदर्भ में जो संशोधन होता है वो अध्यादेश के द्वारा नहीं हो सकता है, शेष सभी के लिए जो ये किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां जो है अध्यादेश का जो है जो कार्यकाल होता है वो जरा देखिए कि जिस दिन सत्र आरंभ होगा, जिस दिन क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र आरंभ हो जाएगा, उसके 6 सप्ताह के अंदर, कितने दिन के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर जो है एक तरह से ये कहा जाए कि यदि दोनों सदन उसे पारित नहीं करता है तो अध्यादेश के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी अवधि, यानी सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए पहले इसका सत्र प्रारंभ हुआ और 2-3 दिन के बाद इसका सत्र प्रारंभ हुआ, तो 6 सप्ताह का काउंटिंग कहां से होगा, 6 सप्ताह का काउंटिंग होगा जो दूसरा सदन जिस दिन से ये सत्र में आया है अर्थात प्रारंभ हुआ उस दिन से उसका काउंटिंग होगा। तो इस तरह से जो है यह 6 सप्ताह इसका ये है। दूसरी बात है, एक बात जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए
अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता और मूल अधिकार को भी संशोधित नहीं किया जा सकता अध्यादेश के द्वारा। शेष सभी केंद्रीय कानून में संशोधन भी किया जा सकता है, लागू भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। ये सारा काम जो अध्यादेश के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है अनुच्छेद 143 है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और 143 में जो है ये कहा जाए कि राष्ट्रपति क्या करता है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यानी उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। कौन सलाह मांगता है? भारत का राष्ट्रपति। और यह सलाह जो है आपका दो विषय पर हो सकता है, एक संविधान लागू होने से पहले से पूर्व का विषय, ठीक है, और दूसरा लागू होने के बाद का विषय। ठीक है, तो एक बात यह है कि जब इससे संबंधित राष्ट्रपति सलाह मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो यह सलाह देने के लिए बाध्य, सलाह देने हेतु बाध्य है। और इसमें मांगेगा तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। इसमें जो है अगर मांगेगा तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, तो ये जरा याद रखना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान लागू होने के बाद के विषय में, जो तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट दोनों में से सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ध्यान रखना है। ये भी इधर से भी दे दिया जाए तो भी, या इधर से दे दिया जाए तो भी, लेकिन संविधान लागू होने से पूर्व के विषय पर राष्ट्रपति यदि मांगता है तो वो बाध्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर्स के बारे में, यानी राजा महाराजा के बारे में जो है ये दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट आपका क्या है, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति में जो है देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, जैसे युद्ध हो गया, ठीक है, जरा देखिए जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, और साथ साथ जो है सशस्त्र विद्रोह। पहले ये था आंतरिक जो है मान लीजिए आपका अशांति था, बाद में 44 में संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इन तीनों आधार पर जो है क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और लोकप्रिय भाषा में इसे क्या करते हैं, लोकप्रिय भाषा में इसे राष्ट्रीय आपात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 356। तो 356 में क्या है, यदि राष्ट्रपति को यह सूचना मिलती हो, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया जाता है कि राज्य के जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गए, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति राज्य का जो है कार्यपालिका शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर सकता है और विधायी शक्ति संसद में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन, जबकि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, किंतु जो है लोकप्रिय भाषा में कहा जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात जो है लागू होता है। तो एक बात मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि अब तक जो है किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक नहीं हुआ है, 360 का। ठीक है, अब अंतिम जो है इस टॉपिक पर जो है चर्चा राष्ट्रपति के संदर्भ में, उसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा में करना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में जो है मैं आपको याद ही करवा देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इस पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सबसे पहले जो है एक बात मैं बताऊं कि जितना भी भारतीय संविधान का संवैधानिक पद है उन सब में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसमें किया गया है, सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने के लिए।
शेष सभी में रिमूव्ड बाय यानी हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यद्यपि हिंदी की पुस्तकों में हर जगह महाभियोग महाभियोग सब लिख दिया गया, लेकिन आपको जो है इंटेलिजेंटली जो है ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जरा देखिए कि इसमें जो है अनुच्छेद 56(1) ख में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण, राष्ट्रपति को किसके अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का वर्णन कहां किया गया है, अनुच्छेद 61 में, यानी महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया और आधार इसमें बताया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिकी संविधान में संविधान के अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी भारत का संविधान ज्यादा बेहतर है इस मामले में। क्यों? क्योंकि हम नए नए चीजों को इसमें जोड़ सकते हैं, समावेशी प्रकृति रही। ठीक है, और अमेरिका का संविधान है तो उसमें तो फिक्स है भाई कि घूस लेगा राष्ट्रपति तभी जाकर के जो है उसको हटा सकते हैं, या भ्रष्टाचार करेगा। ठीक है, तो यहां एक शब्द बोल करके इसको जो है क्या किया गया है, इसमें जो है स्कोप रखा गया कि नई चीज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात है महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सदन में, प्रारंभ हो सकते हैं। और जिस सदन में प्रारंभ हो गए, एक बात याद रखना कि उस संकल्प पर जो है 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, एक बात जो है देखिए कि जैसे जो है आपका जो है कि ये क्या होगा कि इस संकल्प के बारे में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है, नेक्स्ट प्रक्रिया यह है कि जो सदन प्रारंभ करने वाला है वो यदि कुल सदस्य संख्या की, ये ध्यान रखना है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो परिणाम क्या होगा कि ये जो है आपका जो संकल्प है अब दूसरे सदन को चला जाएगा। किसको जाएगा, दूसरे सदन को। ठीक है, दूसरे सदन को। और दूसरा सदन जो है आरोप की जांच करेगा, जिसको कहते हैं आरोप का अन्वेषण। स्वयं कर सकता है या न्यायालय के द्वारा करवा सकता है या किसी जो है प्रशासनिक न्यायालय के द्वारा भी करवा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जब आरोप की जांच हो जाती है और जांच होने के बाद यदि दूसरा सदन भी क्या करे, कुल बहुमत के 2/3 यानी कुल संख्या के जो है 2/3 सदस्यों से अगर पारित कर दे, तो जैसे संकल्प के पारित होने की घोषणा की जाती है, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के हटाने की घोषणा हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दूसरी बात है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन कई बार जो आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब भी करिए इसे जो है। ठीक है, थैंक यू।